नमस्कार। कॉलेज के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से क्यों हुई। इससे पहले हम पुनर्जागरण के कारणों पर चर्चा कर चुके हैं, तो आज हम इटली से उदय होने के कारणों पर चर्चा करेंगे। ये 15वीं शताब्दी का यूरोप का मैप है, जिसमें आपको यहाँ पर इटली नज़र आ रहा है। तो इसकी कंडीशन कुछ ऐसे है। ये बेंजामिन एम्पायर था और यहाँ से भूमध्य सागर से होते हुए इटली में प्रवेश किया जाता था। तो ये इटली की भौगोलिक स्थिति है, यूरोप का हम प्रवेश द्वार कह सकते हैं। यहीं से ही सारे लोग होते हुए यूरोप की तरफ जाया करते थे। पुनर्जागरण के इटली से उदय होने के कारण जो मेन कारण है, फर्स्ट आपका है उदारवादी समाज, दूसरा है समृद्धि या व्यापारिक समृद्धि, तीसरा रोमन सभ्यता, प्राचीन जो रोमन सभ्यता थी उसकी जन्मस्थली इटली ही है, और फोर्थ पोप का आवास, पांचवा है लौकिक शिक्षा पर बल। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि शिक्षा का माध्यम अब लैटिन भाषा से चेंज होकर आम बोलचाल की भाषाओं, जिन्हें जैसे कि रोमन भाषा हो गई या टस्कनी लैंग्वेज हो गई या इस तरह की कई लैंग्वेजेस उभर कर आ रही थी, इंग्लिश हो गई, जर्मन हो गई, उनका यूज़। तो लौकिक शिक्षा पर बल। जो छठा पॉइंट है वो है कुस्तुनतुनिया पतन पर विद्वानों एवं कलाकारों का इटली में प्रश्रय लेना। सबसे पहले हम उदारवादी समाज पर चर्चा करेंगे। पुनर्जागरण की सर्वप्रथम अभिव्यक्ति इटली में होने का एक प्रमुख कारण यह माना जाता है कि यूरोप के अन्य देशों की तुलना में वहाँ सामाजिक वर्गों का विकास कुछ भिन्न रूप में हुआ। मध्यकाल के आरंभ से प्रायद्वीप के एक बहुत बड़े भाग में नागरिकों तथा योद्धा वर्ग, जिसने राजनीतिक, सैनिक तथा सांस्कृतिक नेतृत्व पर एकाधिकार कर रखा था, के बीच में सामंती जीवन देखने में नहीं आया। यानी कि वहाँ पर समाज के जो वर्ग थे वे नागरिक तथा योद्धा वर्ग प्रमुख थे, उनका बहुत बड़ा वर्चस्व था। उन्होंने राजनीतिक और सैनिक शक्तियों पर एकाधिकार कर रखा था वहाँ पर मेन, जिसके कारण यूरोप अंधकार में युग में चला गया था। तो सामंती जीवन वहाँ देखने में नहीं आया। फलतः प्रभावशाली भूस्वामियों को अपदस्थ करके समीप के नगरों में जाने के लिए विवश किया गया। इन नगरों का साहसिक व्यापारियों के संरक्षण में विस्तार हो रहा था। इतालवी अमीर वर्ग के महत्वपूर्ण समूहों, पुराने पतनशील परिवारों तथा नवोदित व्यापारिक वर्गों के नगरों में सम्मिलित रूप से एकत्र हो जाने के कारण यूरोप के किसी अन्य देश से पहले एक समन्वित नागरिक समाज की स्थापना हुई। फलतः उदारवादी एवं स्वतंत्र विचारों की पृष्ठभूमि में पुनर्जागरण का बीजारोपण अन्य देशों की अपेक्षा मुश्किल नहीं था। वहाँ की जो भूमि थी वह विचार उदारवादी समाज, समन्वित नागरिक समाज, सामंती जीवन का अभाव था यहाँ पर, और यह एक स्वतंत्र विचारों की पृष्ठभूमि थी। देखिए, पुनर्जागरण की जो सर्वप्रथम अभिव्यक्ति है वह इटली में होने का प्रमुख कारण ही यह था कि यूरोप के अन्य देशों की तुलना में वहाँ सामाजिक वर्गों का विकास कुछ भिन्न रूप में हुआ था। वहाँ पर सामंती जीवन का अभाव था। क्योंकि मध्यकाल के आरंभ से ही प्रायद्वीप के एक बहुत बड़े भाग में नागरिकों तथा योद्धा वर्ग, एक नागरिकों का वर्ग और एक योद्धाओं का वर्ग, जिसने राजनीतिक, सैनिक और सांस्कृतिक सभी शक्तियों पर अपना एकाधिकार कर रखा था, इसके बीच में सामंती जीवन जो था वो देखने में ही नहीं आया। इसके परिणाम स्वरूप प्रभावशाली भूस्वामियों को, जो कुछ भूस्वामी थे भी सही, उन्हें अपदस्थ करके समीप के नगरों में जाने के लिए विवश कर दिया गया। इतालवी अमीर वर्ग के महत्वपूर्ण समूहों के कारण
नवोदित जो नया व्यापारिक वर्ग नगरों में सम्मिलित रूप से एकत्र हुआ, इन सब ने मिलकर एक समन्वित नागरिक समाज की स्थापना की, जिसमें सामंती समाज के लिए जगह नहीं थी। ये उदारवादी विचार के लोग थे, स्वतंत्र विचारों के लोग थे, व्यापार पर बल देते थे, जिसकी पृष्ठभूमि में पुनर्जागरण आसानी से पनप सकता था। तो ये था आपका रीज़न, उदारवादी समाज। सेकंड जो रीज़न है वह है व्यापारिक समृद्धि, विदेशी व्यापार, नए नगरों की स्थापना और व्यापारिक मध्यम वर्ग का उदय। तो व्यापारिक समृद्धि से हमें इटली में बहुत ही विदेशी व्यापार देखने को मिलता है। नए नए नगर, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मिलान, फ्लोरेंस, वेनिस जैसे अच्छे नगरों की स्थापना हुई थी और एक व्यापारिक मध्यम वर्ग का उदय भी देखने को मिलता है। तो इटली एक समृद्ध देश था, जिसकी समृद्धि का कारण विदेशी व्यापार था। अभी अभी मैंने आपको उसकी एक लोकेशन दिखाई थी कि इटली जो था वह भूमध्य सागर के मध्य में स्थित था। वहाँ से यूरोप जाने का आसानी से प्रवेश द्वार था। तो बेंजामिन साम्राज्य से या जो रास्ते भौगोलिक खोज, जो स्थल बंद कर दिए गए कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद, जो स्थल बंद कर दिए गए, वह सभी स्थल अब भूमध्य सागर से होकर आते थे व्यापार करने के लिए। तो भूमध्य सागरीय देशों में सबसे अनुकूल स्थिति इटली की ही थी, जिससे मध्यकाल के अरब व्यापारियों द्वारा एशियाई देशों से लाया गया सामान अधिकांशतः इटली में ही बिकता था और यहीं से फिर वस्तुएं एशिया और यूरोप के अन्य देशों में जाती थी। इसके अलावा उत्तरी यूरोप में आने वाले व्यापारी भी इटली होकर ही पश्चिमी एशिया जाते थे। एक तरह से वहाँ पर विचारों का आदान प्रदान भी हो रहा है और व्यापार भी हो रहा है, तो व्यापारिक समृद्धि भी यहाँ पर आ रही है। इस प्रकार इटली एक सुप्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका था। इस बढ़ते व्यापार एवं समृद्धि ने इटली में पुनर्जागरण की प्रवृत्तियों को सशक्त आधार प्रदान किया। व्यापारिक गतिविधियों के कारण मिलान, नेपल्स, फ्लोरेंस, वेनिस आदि नगरों की स्थापना हुई। इटली के अन्य नगरों के व्यापारी बाल्कन प्रायद्वीप, पश्चिमी एशिया, बाइजेंटाइन तथा मिस्र की यात्रा करते रहते थे। अरब तथा ईरानी व्यापारी इन देशों में आते रहते थे। कहने का अर्थ यह है कि विभिन्न देशों के साथ इटली के नगरों का संपर्क बना हुआ था। इटली की समृद्धि से ही व्यापारिक मध्यम वर्ग का उदय हुआ। वहाँ का व्यापारिक वर्ग इतना प्रभावशाली हो गया कि उसने सामंतों एवं पॉप की परवाह करना ही बंद कर दिया। अर्थात कुछ एक जो भूस्वामी जो स्ट्रॉन्ग भी थे, उनकी परवाह करना ही बंद कर दिया। इसके अलावा आपको पता है कि इटली की राजधानी रोम थी और रोम में ही ईसाई जगत के सर्वोच्च नेता पॉप का केंद्र था। तो पॉप की परवाह, धर्म की भी अवहेलना करनी शुरू कर दी गई। इस वर्ग ने काफ़ी हद तक मध्यकालीन मान्यताओं का उल्लंघन किया, जिससे इटली में पुनर्जागरण की भावना को बल मिला। इसी में व्यापार एवं उद्योग के कारण इटली यूरोप का एक धनी एवं समृद्ध देश बन गया था। वहाँ के व्यापारियों के महल एवं रहन सहन का दर्जा यूरोप के किसी सम्राट की अपेक्षा अधिक वैभवशाली था। अर्थात यूरोप के सम्राट भी उतने वैभवशाली तरीके से नहीं रहते थे जितने इटली के व्यापारी। समृद्धि चरम बिंदु पर पहुंच चुकी थी, जहां व्यापारी अधिक खर्च करके उस संपत्ति का उपयोग नहीं कर पा रहे थे। अब पैसा आने के बाद, संपन्न होने के बाद ये कला को संरक्षण देना चाहते थे, अपने अधिकारों के प्रति सजग हो रहे थे और वो कुछ चेंजेस चाहते थे इटली में। इसीलिए यह मध्यम वर्ग काफ़ी आगे आया। नेक्स्ट जो रीजन है वह है रोमन सभ्यता की जन्म स्थली। इटली में पुनर्जागरण का एक कारण यह भी था कि यह प्राचीन रोमन सभ्यता का जन्म स्थल रहा था। हमें पता है रोमन सभ्यता इटली में ही फली फूली थी। ये आपको जो पिक्चर्स दिखाई गई हैं, ये रोमन कला आप देख सकते हैं, कितने बड़े बड़े प्राचीन रोमन कला को प्रतीक्षित करती है। इसके अलावा ये सिक्के, ये भी रोमन कला
को दिखा रहे हैं। इतालवी नगरों में मौजूद प्राचीन रोमन सभ्यता के बहुत से स्मारक अब भी लोगों को उसकी याद दिलाते थे, उसकी गौरवशाली परंपरा की याद दिलाते थे। ये स्मारक मैंने आपको स्लाइड में भी दिखाए हैं। प्राचीन रोम जैसी महत्ता एवं अपने देश को गौरवशाली बनाने का विचार उनके दिलो दिमाग पर छाया हुआ था कि प्राचीन रोमन संस्कृति पुनर्जागरण के लिए प्रेरणा की। नेक्स्ट रीज़न है पॉप का आवास। रोम जहां पॉप निवास करता था अब भी संपूर्ण पश्चिमी यूरोपीय ईसाई जगत का केंद्र बना हुआ था। कुछ पॉप पुनर्जागरण की भावना से अनुप्राणित हो बड़े विद्वानों और कलाकारों को रोम लाए, यानी कि पॉप के ऊपर भी कला का प्रभाव, उस समृद्धि का प्रभाव दिख रहा था। तो जब पॉप ने उसको संरक्षण दिया तो ईसाई जगत ने भी उसको संरक्षण देना शुरू कर दिया। और इन पोप ने यूनानी पांडुलिपियों का लैटिन भाषा में अनुवाद कराया। इन्हीं में से एक पॉप था निकोलस पंचम ने वेटिकन पुस्तकालय की स्थापना की और संत पीटर के गिरजे को भी बनवाया। पॉप के इन कार्यों का प्रभाव पूरे यूरोप पर दिखाई देने लगा। नेक्स्ट है लौकिक शिक्षा पर बल। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मध्ययुगीन यूरोप में शिक्षा जो थी वह धर्म से विशेष प्रभावित एवं केंद्रित थी, किंतु इटली में व्यापार के विकास के साथ एक नई प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता हुई, जिसमें व्यावसायिक ज्ञान, भौगोलिक ज्ञान को समुचित स्थान मिले। परिणाम स्वरूप शिक्षा में धर्म की विशिष्ट स्थिति गौण हुई तथा शिक्षा में ऐसी विचारधारा के प्रवेश की पृष्ठभूमि बनी जो विज्ञान व तर्क पर आधारित हो। नेक्स्ट और लास्ट रीज़न है कुस्तुनतुनिया पतन पर विद्वानों एवं कलाकारों का इटली में प्रश्रय लेना। 1453 में जब तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया तो वहां से भागकर आने वाले अधिकांश यूनानी विद्वान, कलाकार और व्यापारियों ने सर्वप्रथम इतालवी नगरों में ही प्रश्रय लिया था तथा कालांतर में अधिकांश वही बस गए। इटली में इन नवागत विद्वानों की संख्या इतनी अधिक थी कि लगता था यूनान का पतन नहीं हुआ, अपितु इटली में प्रव्रजन हो गया है, यानी कि इटली में वो परिवर्तित हो गया है। ये विद्वान जो थे ये अपने साथ प्राचीन यूनानी साहित्य की अनेक पांडुलिपियां लाए थे, जिनमें निहित ज्ञान का उस समय यूरोप में कोई परिचय ही नहीं था। यही ज्ञान पुनर्जागरण का एक रीज़न बना। तो ये थे पुनर्जागरण के इटली से उदय होने के कारण। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनर्जागरण की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक्स।